नवरात्रि का मैं सभी श्रोताओं का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। ढेर सारी बधाइयाँ नवरात्रि का। और हम अपने संस्था की तरफ से यही दुआएं करते हैं, यही शुभकामना है हमारी कि आप सभी का जीवन कॉन्फ्लिक्ट से, मतभेद से परे हो, खुशियां हो, प्रेम हो। बट फिर भी कॉन्फ्लिक्ट कॉन्फ्लिक्ट सिर्फ रिश्तों में नहीं, सिचुएशंस भी अगर हमारे पास आते हैं, विपरीत परिस्थितियां आती है, वो भी कॉन्फ्लिक्ट्स पैदा करती है और वो भी कॉन्फ्लिक्ट्स के रूप में ही आती है हमारे बीच। तो अगर वो चीजें आ रही है हमारे बीच, चाहे रिश्तों में हो, हेल्थ के रूप में आए, फाइनेंस के रूप में आए, बिजनेस के रूप में आए, तो कैसे हम उस कॉन्फ्लिक्ट से पार पाएंगे और कॉन्फ्लिक्ट्स है क्या, इस पे आज का सेशन लेने के लिए हमारे बीच मौजूद हैं विकास उपाध्याय सर। आप सब जानते हैं पिछले वीक में ये हमारा सेशन था, बट टेक्निकल फॉल्ट की वजह से ये सेशन कंप्लीट नहीं हो पाया था और काफी लोगों का डिमांड था कि ये सेशन फिर से कराया जाए। तो आप सबके डिमांड पर ये सेशन हम लोग दोबारा कर रहे हैं। आज के स्पीकर का मैं आप लोगों से परिचय करा दूं। विकास उपाध्याय जी ग्वालियर से ग्रेजुएट हैं और मास्टर्स इन्होंने बेंगलोर से किया हुआ है। 12 साल का लंबा इनके पास कॉरपोरेट एक्सपीरियंस है। पास्ट में ये फाइनेंस सेक्टर में काम करते थे, बट उसके बाद ये ऑप्स और मार्केटिंग से जुड़े और आज ये स्टडी को अपना एक जुनून बना करके रखते हैं, पैशन बना करके रखते हैं। और इनका मानना है कि लर्निंग इज नेवर एंडिंग प्रोसेस, और इसी को ध्यान में रखते हुए ये अभी प्रेजेंटली अपना साइकोलॉजी से मास्टर्स कर रहे हैं, परसुइंग है। और वर्तमान में ये इकोलाइट एडवर्टाइजमेंट सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड से जुड़े हुए हैं। तो आप सबके बिहाफ में मैं तालियों के साथ साथ विकास जी का स्वागत करना चाहता हूं। विकास सर, आपका स्वागत है। वेलकम टू। धन्यवाद सभी लोगों को। वार्म गुड इवनिंग टू सारे लोगों को। धर्मेंद्र जी ने बहुत बड़ा इंट्रोडक्शन दिया है। मैं कोशिश करूंगा कि उस इंट्रोडक्शन के साथ जो आज का टॉपिक है वो मैं आप तक पूरे अच्छे से समझा पाऊँ और आप लोगों को ये क्लियर कर पाऊँ। एक चीज हम लोग सभी लोग समझ रहे होंगे कि ये जो कन्फ्लिक्ट वर्ड है, ये आज जो भी लोग यहाँ पे प्रेजेंट है, कभी ना कभी किसी न किसी रूप में हर किसी ने कहीं ना कहीं फेस जरूर किया होगा। अगर कोई ऐसा है जिसने कभी भी कॉन्फ्लिक्ट वर्ड को फेस नहीं किया है तो कृपया टाइप बॉक्स में जल्दी से जल्दी नो टाइप करें, यस या नो टाइप करें। अगर सबने फेस किया तो यस टाइप करें और किसी ने फेस आज तक नहीं किया तो नो टाइप करें, जल्दी से जल्दी। सभी लोगों ने फेस किया है। ये जब एक मनुष्य का जन्म होता है तो हर कोई जन्म के साथ जब उसकी एक मानसिक अवस्था सोचने समझने की हो जाती है तो हर समय वो किसी न किसी की तरह के कन्फ्लिक्ट में आता है। अब कन्फ्लिक्ट का मतलब लोगों को ये समझना पड़ेगा कि कन्फ्लिक्ट का मतलब केवल दूसरे के साथ मतभेद या दूसरे के साथ टकराव नहीं होता है। कन्फ्लिक्ट अपने साथ भी हो सकता है, अपने अंदर भी हो सकता है और कन्फ्लिक्ट दूसरे के साथ भी हो सकता है। तो आज के सेशन में हम ये समझेंगे कि कन्फ्लिक्ट क्या है, कन्फ्लिक्ट का सोर्स क्या होता है, कन्फ्लिक्ट कहाँ से उत्पन्न होता है, अलग अलग कौन सा स्टेजेस है कॉन्फ्लिक्ट का जो कि कॉन्फ्लिक्ट बनकर लोगों के बीच में आता है, कॉन्फ्लिक्ट कैसे वो उत्पन्न होता है पूरे प्रोसेस के साथ, कॉन्फ्लिक्ट का क्या क्या आउटकम है, वो पॉजिटिव भी हो सकता है, वो नेगेटिव भी हो सकता है। तो लोग जनरली कॉन्फ्लिक्ट को एक नेगेटिव वर्ड ही समझते हैं, मगर कॉन्फ्लिक्ट अपने साथ बहुत बार कुछ पॉजिटिव चीज भी लेकर आता है जो आगे हम आज देखेंगे। उसके बाद ये भी देखेंगे कि कितने तरह का कॉन्फ्लिक्ट होता है, गुड कॉन्फ्लिक्ट वर्सेस बैड कॉन्फ्लिक्ट में क्या डिफरेंस है, अलग अलग कौन सा टेक्निक है जिसके साथ हम कॉन्फ्लिक्ट को सॉल्व कर सकते हैं, रिजॉल्व कर सकते हैं, और उसके बाद क्या क्या बेनिफिट्स है कॉन्फ्लिक्ट का। तो सबसे पहले हम ये समझते हैं कि कॉन्फ्लिक्ट क्या होता है, व्हाट इज कॉन्फ्लिक्ट। तो अगर बहुत ही साधारण सा किसी को भी अगर समझना हो कॉन्फ्लिक्ट, अगर उसको कॉन्फ्लिक्ट का मतलब होता है टकराव या किसी के साथ मतभेद।
अगर एक बहुत ही नॉर्मल सा टर्म में अगर हम इसको एक्सप्लेन करना चाहें, तो जब भी हम या तो अंदरूनी रूप से या बाहरी रूप से हम जब डिसएग्रीमेंट किसी के साथ में आते हैं, या किसी के साथ भी हो, वो चाहे अपने मन के साथ हो या किसी व्यक्ति के साथ या किसी ग्रुप के साथ हो, तो वहां पे कॉन्फ्लिक्ट का जन्म होता है, वहीं से कॉन्फ्लिक्ट प्रोड्यूस होता है। और एक बात हम लोग सब कोई समझना चाहेंगे इस चीज के लिए कि कॉन्फ्लिक्ट एक ऐसा चीज है जिसको कोई भी अपनी जिंदगी से निकाल नहीं सकता। हर किसी के साथ हर स्टेज में कहीं ना कहीं वो कॉन्फ्लिक्ट आएगा ही। तो जो चीज मतलब शाश्वत है, जिसको जो अकाट सत्य है, जिसको हम काट नहीं सकते हैं, और वो जिसको आना ही है, तो क्यों ना हम एक ऐसा टेक्निक सीख ले, एक ऐसा तरीका सीख ले कि उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हम लोग ढूंढे। एक चीज हम लोग सब कुछ समझेंगे कि अगर निरंतर हमारे अंदर मतभेद है और वो मतभेद नेगेटिव है, यानी कष्टदायक है तो वो हमारे स्वास्थ्य के लिए भी बहुत ज्यादा हानिकारक होगा। वो केवल मानसिक तनाव ही नहीं लाता है, वो हमारा शारीरिक तनाव को भी जन्म देता है। इसीलिए हम लोगों को आज ये सीखना बहुत जरूरी होगा कि कॉन्फ्लिक्ट अगर हमारे जिंदगी में आ रहा है तो उसको हम लोग सॉल्व कैसे करेंगे। कॉन्फ्लिक्ट का अलग अलग सोर्स हो सकता है, अलग अलग स्रोत हो सकता है। बेसिकली अगर हम लोग देखेंगे तो कॉन्फ्लिक्ट का जो बेसिक सोर्स है उसको आप 4 कैटेगरीज में बांट सकते हैं। पहला कैटेगरी है आपका पर्सनल डिफरेंसेस का, यानी कि कोई भी व्यक्ति के अंदर ये कॉन्फ्लिक्ट कहां से उत्पन्न होगा। तो एक व्यक्ति के अंदर बहुत सारा धारणाएं होती है, उसके अंदर बहुत सारी अपेक्षाएं होती है, जिसको हम लोग एक्सपेक्टेशंस बोल सकते हैं। जैसे कि मेरा एक्सपेक्टेशन ये है कि मेरी वाइफ मेरे घर में डेली मेरे लिए अच्छा खाना बनाए। अब मेरा जो एक्सपेक्टेशन है ये मेरा अपना बनाया हुआ एक्सपेक्टेशन है। जब ये एक्सपेक्टेशन अगर पूरा नहीं होगा तो मेरे अंदर कहीं ना कहीं एक कॉन्फ्लिक्ट जन्म लेता है। यानी कि पर्सनल डिफरेंसेस में सेल्फ, यानी जो हमारे अंदर की धारणाएं होती हैं, हमारा जो ईगो होता है, जो हमारा एक्सपेक्टेशंस होता है, उसके आधार पे कॉन्फ्लिक्ट का जन्म होता है। दूसरा आपका जो सोर्स कॉन्फ्लिक्ट का है वो है इंफॉर्मेशनल डिफिशियंसीज, यानी कि जो भी हमारे अंदर मिसकम्युनिकेशन या दो लोगों के बीच में जब किसी भी तरह का मिस रिप्रेजेंटेशन या मिस कम्युनिकेशन होता है तो उसके आधार पर कॉन्फ्लिक्ट का जन्म होता है। हम लोग ये बहुत कॉमन देखते होंगे कि जनरली जो भी लोग कॉर्पोरेट में काम करते होंगे, कोई भी लोग बिजनेस करते होंगे, तो कभी कभी क्या होता है कि हम जो कम्युनिकेशन किसी के साथ करना चाहें या किसी के पास कोई इंफॉर्मेशन पहुंचाना चाहते हैं, वो इंफॉर्मेशन जैसा हम चाहते हैं वैसा ना पहुंच के किसी दूसरे रूप में पहुंच जाता है। हमारा इंटेंशन सही होता है, लेकिन चूंकि इंफॉर्मेशन गलत तरीके से पहुंचा है, इसीलिए वो हमारे साथ एक कॉन्फ्लिक्ट का जन्म दे देता है। तो इंफॉर्मेशनल डिफिशियंसीज एक कॉन्फ्लिक्ट का बहुत बड़ा सोर्स है। अगर तीसरे सोर्स की हम बात करें तो वो होता है आपका रोल इन कैपेबिलिटीज, यानी कि हमारे ऊपर बहुत तरह का लक्ष्य होता है। हमने अपने जीवन में बहुत तरह का लक्ष्य निर्धारित किया हुआ है। जैसे कि सपोज करते हैं कि बहुत लोग अभी ग्रेजुएशन अगर कर रहे होंगे या पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे होंगे, या जो पहले कर चुके होंगे, उनके मन में इच्छा हुई कि मेरे मन में इच्छा है कि हम मान के चले कि हम आईएएस ऑफिसर बने। अब आईएएस ऑफिसर नहीं बन पाने का बहुत सारा रीजन हो सकता है, सही से तैयारी नहीं हो पाना, सही अपॉर्चुनिटी नहीं मिल पाना, लेकिन उस रोल को नहीं पाने के कारण हमारे अंदर कुछ ना कुछ मन में बहुत तरह का नेगेटिव विचार आ जाता है, जो कि अनेक तरह का कॉन्फ्लिक्ट को प्रोड्यूस करता है। तो लक्ष्य और जिम्मेदारियां भी एक सोर्स होता है जो कि कॉन्फ्लिक्ट को प्रोड्यूस करता है। अगर अगले सोर्स की हम बात करें तो वो एनवायरमेंटल स्ट्रेस, यानी कि बहुत बार मैं आपको उदाहरण देता हूं कि जब मैं बच्चा था तो हमारे घर में आर्थिक रूप से बहुत ज्यादा संसाधनों की कमी थी, बहुत ज्यादा संसाधन नहीं था उपलब्ध। तो मैं ये देखता था कि जब मान लीजिए कि एक घर का खर्चा अगर 10,000 रुपए है और घर में आपका 5,000 आ पा रहा है, तो 5,000 के हिसाब से ही आपके पास सामान आएगा, या 6,000 के हिसाब से ही आपके पास सामान आएगा, या जो सोर्स आपके पास होगा उसी के हिसाब से सामान आ पाएगा। तो जब जो सोर्स है और आपका जो खर्च है वो आपका अनलिमिटेड है, 10,000 है, 20,000 है, ज्यादा है, तो उस केस में जब आपके पास संसाधन कम होगा तो ऑटोमेटिक क्या है, वो जो आपके चारों तरफ का नेचर है, जो चारों तरफ का एनवायरनमेंट है,
अगर उसको सही से मैनेज नहीं किया जाएगा तो वो आपको स्ट्रेस देगा, और स्ट्रेस देगा तो कहीं ना कहीं एक कॉन्फ्लिक्ट का जन्म होगा। जल्दी से 2 सेकंड के अंदर आप लोग बताइए कि आप लोग में से कोई भी इन चारों कॉन्फ्लिक्ट में से कभी किसी का सामना हुआ या नहीं हुआ? पर्सनल डिफरेंसेस हो, ईगो हो, अपेक्षा, एक्सपेक्टेशन, कोई भी तरह का चीज, जल्दी से टाइप करें 2 सेकंड के अंदर। एक्सपेक्टेशंस, मिस इन्फॉर्मेशन, गोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज। हर किसी की जिंदगी में कुछ ना कुछ इस तरह का कंडीशन या सोर्स उत्पन्न हुआ है जो उसके अंदर कॉन्फ्लिक्ट को जन्म दिया है। अब जब कॉन्फ्लिक्ट का सोर्स हमें समझ में आ गया कि क्या क्या सोर्स हो सकता है कॉन्फ्लिक्ट का, तो अब हम ये समझने का कोशिश करेंगे कि कॉन्फ्लिक्ट का क्या क्या स्टेजेस है और कैसे वो हमारे सामने दिखता है कॉन्फ्लिक्ट। अब इसको एक उदाहरण से हम समझते हैं कि आज मेरे फ्रेंड ने मुझे इनवाइट किया डिनर पे। मेरा एक्सपेक्टेशन ये था कि मेरा फ्रेंड जो है वो मुझे 8 बजे डिनर पे बुलाता, क्योंकि जनरल मेरा एक रूटीन है कि 8 बजे तक हम लोग सारे लोग डिनर कर लेते हैं, रात का खाना खा लेते हैं। जब हम स्वीकार किए कि उसके पास जाकर डिनर करना है, तो चूंकि मेरा हैबिट है 8 बजे का, और वहां जाने के बाद 10, क्योंकि नॉर्मल वो डिनर हम लोगों का गेट टुगेदर था, तो मेरा एक्सपेक्टेशन था कि 8 बजे के अलावा 8:30 बजे तक हम लोग तो खाना खा ही लेंगे। लेकिन 10 बजे तक भी हम लोग किसी न किसी कारण से डिस्कशन करते रह गए और खाना नहीं हो पाया। तो अब एक चीज समझिए, अब यहाँ पे जो है हम लोग कहीं ना कहीं पहले से ये प्रीडिटरमाइन थे कि अगर हम कहीं जाएंगे तो किसी न किसी तरह का टाइमिंग का ऊपर नीचे हो सकता है। तो वैसे ही जब हम स्टेजेस की बात करेंगे तो ये पहला स्टेज होता है, यानी पोटेंशियल अपोजिशन, या जो हम सोच के जाते हैं उस सोच के हिसाब से काम नहीं हो पाता है। यानी कि एक हम वो सिचुएशन क्रिएट करते हैं जहां से ये दिमाग में पहले उत्पन्न होगा पोटेंशियल अपोजिशन का, यानी हमारा दिमाग ये उत्पन्न करता है कि जो आप सोच के आए थे वो अब नहीं हो रहा है। यानी कहीं ना कहीं एक कॉन्फ्लिक्ट, एक सिचुएशन, एक अपॉर्चुनिटी क्रिएट होता है कि हमारा दिमाग हमें अपोज करना चालू कर देता है कि अब यहाँ पे आपके मन की बात नहीं हो रही है। ये यानी पहला स्टेज है प्रोसेस ऑफ कॉन्फ्लिक्ट में, कि हम लोग के सामने एक ऐसा सिचुएशन क्रिएट होता है जो कि पोटेंशियल अपॉर्चुनिटी क्रिएट करता है आपका कॉन्फ्लिक्ट का। दूसरा स्टेज इसका है आपका कॉग्निशन एंड पर्सनलाइजेशन। कॉग्निशन और पर्सनलाइजेशन का मतलब क्या होता है कि जब हम उस सिचुएशन में एंटर कर गए और हम लोग ये देख रहे हैं कि हमारे हिसाब से चीजें नहीं हो पा रही है, तो हम लोग क्या करते हैं कि उसको एक्सेप्ट करना चालू कर देते हैं कि हाँ, मैं जैसा सोच के आया था वैसा नहीं हो रहा है। यानी कॉग्निशन का मतलब उसकी हम लोग फीलिंग को लेना चालू कर देते हैं। अनुभूति हम हर उस पार्ट को करते हैं जो मेरा मन एक्सेप्ट नहीं कर रहा होता है। उसके बाद हमारा तीसरा स्टेज आता है इंटेंशन का। इंटेंशन में, या इंटेंशन का मतलब ये हुआ कि जो पार्टिकुलर सिचुएशन मेरे साथ घटना घटित हो रही है उसको मैं किस तरीके से रिएक्ट करूंगा। अब रिएक्ट करने का अलग अलग तरीका हो सकता है, या तो जो सिचुएशन हो रहा है मैं उसको एक्सेप्ट कर लूं, या उसको अवॉइड कर दूं, या उसको एकोमोडेट कर दूं। ये अलग अलग तरीका हो सकता है, यानी कि उस पार्टिकुलर सिचुएशन में मेरा इरादा क्या है रिएक्ट करने का। तो थर्ड आपका स्टेज होता है, प्रोसेस जो इसमें है वो आपका होता है इंटेंशंस का। जब हम फोर्थ पार्ट में आते हैं तो ये इंटेंशन हमारे बिहेव पे दिखना चालू हो जाता है। जैसे बहुत लोग जब उनके हिसाब से कोई काम नहीं होता है तो वो चिड़चिड़ापन दिखाना चालू कर देते हैं। उनको लगता है कि यार ये क्यों नहीं हो रहा है, ऐसा तो होना चाहिए था। और वो बाई फेशियल भी दिखाई दे सकता है, वो हमारे बिहेव में दिखाई दे सकता है, वो हमारे एटीट्यूड में दिखाई दे सकता है। तो हम लोगों को ये फिर बिहेवियर के रूप में दिखना चालू कर देता है। और जो इसका फाइनल स्टेज होता है वो होता है आपका आउटकम का, यानी नतीजा। यानी क्लियर कट आप देख सकते हैं कि आपके सामने वो कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, या आप उसको क्लियरली अपोज करना चालू कर देते हैं फंक्शनली बोलकर, या तो आप गुस्सा से दिखा सकते हैं या फेशियल एक्सप्रेशन से दिखा सकते हैं, और हमें आउटकम के रूप में वो कॉन्फ्लिक्ट दिखाई देना चालू कर देता है। जब ये आउटकम हमारे सामने नजर आता है तो आउटकम दो तरीके का हो सकता है। पहला आउटकम आपका होता है पॉजिटिव आउटकम, यानी कि जो पार्टिकुलर सिचुएशन में कॉन्फ्लिक्ट हुआ
उस पे जो मैंने रिएक्शन दिया वो दो तरीके से हो सकता है। एक हो सकता है आपका पॉजिटिव, यानी पॉजिटिवली आप उसको देखिएगा, और दूसरा होता है नेगेटिव। जब हम पॉजिटिव आउटकम की बात करते हैं तो पॉजिटिव आउटकम्स में आपको कंस्ट्रक्टिव चीजें दिखाई देगी, यानी कि रचनात्मक चीजों का रचनात्मक चीजें उत्पन्न होगी। लेकिन जब ये आउटकम नेगेटिव फॉर्म में आएगा तो ये डिस्ट्रक्टिव होगा, ये आपको हमेशा परेशान करेगा, ये आपको तनाव देगा, ये आपको चिंता देगा, ये आपको पराजित महसूस करवाएगा, ये आपको अपमानित महसूस करवाएगा। लेकिन वही जब कोई आउटकम पॉजिटिव वे में हम लोग उसको लेके आते हैं तो ये आपको क्या करता है कि एक मजबूत विचार देता है। किसी भी चीजों में आप एक चीज समझिएगा कि अचानक से वो गलत नहीं होता है, उसमें बहुत सारा उसमें लेयर्स होता है। हम लोग के सामने जब कोई सिचुएशन घटना घटती है तो हम लोग क्या करते हैं, सडनली केवल उस लेयर को देखते हैं। हम आपको एक उदाहरण दे रहे हैं कि जैसे कि एक दुकान पे अचानक से एक लड़का चोरी करते हुए पकड़ा है। अब चोरी करते हुए पकड़ाया तो वो बच्चा मात्र 12 साल का था। 12 साल का था, वो बस एक दुकान से एक फूल उठा रहा था, और जब वो फूल उठा रहा था और बिना सोचे समझे लोगों ने उसे 2-3 थप्पड़ मारना चालू कर दिया। जब वहां पे एक आदमी थे, वो करीबन 55-56 साल के आदमी हो गए, उन्होंने क्या किया कि सब लोगों को रोका, पूछा कि एक बार पूछो तो सही है कि फूल किस लिए चोरी कर रहा है, क्यों चोरी कर रहा है। तो बोला गया क्या कि एक मंदिर है, मंदिर के पास जो मतलब के रहते हैं बूढ़े व्यक्ति ने जानबूझ के भेजा था कि जाओ वहां से फूल उठा के ले आओ, हम बाद में पैसा दे देंगे। क्योंकि वो बच्चा कम्युनिकेशन प्रॉपर कर नहीं पाया, वो सीधा फूल उठा के चल दिया था। उसको लगा था कि वो बूढ़े व्यक्ति को वो जानता होगा तो वो उसको बता देगा, लेकिन बिना सही से कम्युनिकेशन चूंकि वो कर नहीं पाया तो उन दोनों के बीच में एक कॉन्फ्लिक्ट सिचुएशन पैदा हुआ। कॉन्फ्लिक्ट सिचुएशन में जो एक तरफ के लोग थे उन्होंने अपना रिएक्शन देना चालू कर दिया। अब इस सिचुएशन में क्या है कि हम लोग अगर उसको रोक कर उससे पूछते हैं कि आखिर ऐसा तुम क्यों करे, और एक फूल के लिए क्या किसी को थप्पड़ मारना सही है या नहीं है, तो हम लोग हो सकता है कि इस तरह के रिएक्शन से या इस तरह के आउटकम को रोक सकते थे। लेकिन बिना उसके मतलब कि गहराई में जाने हम लोगों ने अपना रिएक्शन देना चालू कर दिया और वहां से चीजें नेगेटिव बुरी होना चालू हो गई। तो हम लोगों को एक चीज याद रखना है कि कभी भी अगर कॉन्फ्लिक्ट का सिचुएशन आए तो हम लोगों को रिएक्शन तुरंत न देकर हमें पहले उसके गहराई तक समझना पड़ेगा कि आखिर इस तरह का सिचुएशन क्यों क्रिएट हुआ, आखिर क्या ये डायरेक्ट इसका आउटकम है या इसके पीछे भी बहुत तरह की चीजें हो चुकी है। तो पॉजिटिव आउटकम अगर आप कॉन्फ्लिक्ट से निकालते हैं तो आपको हमेशा एक मजबूत विचार मिलेगा, आपको एक बड़ी भागीदारी, एक कंस्ट्रक्टिव आपको नॉलेज होगा, और आपके चीजों में आपको बहुत सारा चीज में आपको पॉजिटिव एटीट्यूड में दिखेगा कि आप चीजों के बाहर भी चीजों को देख सकते हैं। या अगर आपने कोई गोल डिसाइड किया है तो उस गोल को अचीव करने में आपका पॉजिटिव कॉन्फ्लिक्ट आपको बहुत ज्यादा मदद करेगा आउटकम। अब हम लोग बात करेंगे कि आखिर कॉन्फ्लिक्ट कितने तरीके का होता है, और कॉन्फ्लिक्ट में हम लोग कौन से तरीके में, अगर कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है तो हम किस वाले टाइप में हम लोग एंटर कर रहे हैं। कॉन्फ्लिक्ट बेसिकली देखिए दो तरीके का होता है, एक आपका पर्सनल लेवल पे, दूसरा आपका ग्रुप लेवल पे। पर्सनल लेवल पे दो तरीके का होता है, एक होता है आपका इंट्रा पर्सनल और दूसरा होता है आपका इंटरपर्सनल। इंट्रा की अगर हम बात करें तो इंट्रा का मतलब होता है भीतर, यानी कि अब उस कोई भी चीज के अंदर, और इंटर की बात करें तो वो होता है बीच में। यानी कि अगर इंट्रा पर्सनल की चर्चा हम करते हैं तो इंट्रा पर्सनल का मतलब होता है कि हमारे खुद के अंदर किसी भी तरह का मतभेद उत्पन्न हो रहा हो। जैसे कि आज सुबह उठ के मैंने ये डिसाइड किया कि मुझे जाना है यूनिवर्सिटी अपने कोई भी काम के लिए। अब उठते के साथ चूंकि मुझे 10 बजे यूनिवर्सिटी पहुंचना था और मैं 8 बजे उठा हूं तो मेरे बहुत सारा काम को छोड़ के मुझे जाना है। अब मुझे ये डिसाइड करना है कि क्या मैं यूनिवर्सिटी पहले जाऊं या कोई और काम, अगर मेरा कोई बिजनेस है तो वहां पे पहले जाऊं। अब मेरे मन में ये द्वंद्व मचा हुआ और मेरे मन में ये मतभेद उत्पन्न हुआ है। तो इस तरह का जब भी कोई कॉन्फ्लिक्ट होगा जो आपके मन के अंदर होगा तो उसको हम लोग बोलते हैं इंट्रापर्सनल कॉन्फ्लिक्ट, जो कि आपके गोल्स के कारण हो सकता है, आपके वैल्यूज के कारण हो सकता है, या इसके अंदरूनी बहुत सारे कारण हो सकते हैं। दूसरा आपका कॉन्फ्लिक्ट का तरीका है इंटरपर्सनल कॉन्फ्लिक्ट। जब एक व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति के साथ या एक व्यक्ति का बहुत लोगों के साथ कॉन्फ्लिक्ट हो तो इसको हम लोग बोलेंगे इंटरपर्सनल कॉन्फ्लिक्ट। अब ये कॉन्फ्लिक्ट जो होगा
वो आपका गोल तो आपको क्लियर है, लेकिन सामने वाला का जो गोल है वो आपके गोल को या तो सही से समझ नहीं पा रहा, या आपके बातों के साथ या आपके वैल्यूज के साथ, आपके कल्चर के साथ वो डिसएग्री कर रहा है। तो इस केस में क्या होता है कि एक मतभेद की परिस्थिति उत्पन्न होती है, जिसको हम लोग बोलते हैं इंटरपर्सनल कॉन्फ्लिक्ट। वैसे ही अगर हम इंट्रा ग्रुप कॉन्फ्लिक्ट के बारे में बात करें, तो एक ग्रुप के अंदर जब किसी भी तरह का कॉन्फ्लिक्ट उत्पन्न होता है, यानी कि मान के चलिए कि एक ऑर्गेनाइजेशन है, एक ऑर्गेनाइजेशन में मार्केटिंग है, फाइनेंस है, एचआर है, पूरा का पूरा एक ऑर्गेनाइजेशन में ग्रुप बना हुआ है। तो हो सकता है कि मार्केटिंग टीम का आपका फाइनेंस टीम के साथ नहीं बने, फाइनेंस का एचआर के साथ नहीं बने। तो जब इस तरह का कॉन्फ्लिक्ट एक ग्रुप के अंदर हो, तो उसको हम लोग बोलेंगे इंट्रा ग्रुप कॉन्फ्लिक्ट। जब एक ग्रुप का दूसरे ग्रुप के साथ कॉन्फ्लिक्ट होता है, तो हम लोग उसको बोलते हैं इंटर ग्रुप कॉन्फ्लिक्ट। ये हम लोग जनरली देखे होंगे कि एक ऑर्गेनाइजेशन का दूसरे ऑर्गेनाइजेशन के साथ चलता है। आज इंडिया का मैच भी है, तो देखिए एक टीम दूसरे टीम के साथ खेल रही है। अब टीम वहां मैदान पे खेलती है, लेकिन होता क्या है कि पूरा का पूरा जो दर्शक दीर्घा वर्ग होता है वो आपस में एक दूसरे के साथ कॉन्फ्लिक्ट में आ जाते हैं, एक दूसरे के साथ लड़ने लगते हैं। तो एक ग्रुप जब दूसरे ग्रुप के साथ कॉन्फ्लिक्ट में आता है, या तो वो विचार के कारण हो या किसी भी कारण से डिसएग्री करे उसके वैल्यूज के साथ, तो वहां पे इंटर ग्रुप कॉन्फ्लिक्ट का जन्म होता है। अब जब हम लोगों को ये समझ में आ गया हो कि ये जो कॉन्फ्लिक्ट है वो कितने तरीके का होता है, तो एक चीज हम लोगों को और समझना जरूरी है कि कॉन्फ्लिक्ट जो हो रहा है वो अच्छा कॉन्फ्लिक्ट है या बुरा कॉन्फ्लिक्ट। हम लोग जनरली कॉन्फ्लिक्ट को हमेशा बुरा ही लेकर चलते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। सारा मतभेद हमेशा बुरा नहीं होता है, कुछ मतभेद का रिजल्ट अच्छा भी निकल के आता है। इसीलिए कॉन्फ्लिक्ट अच्छा भी हो सकता है, कॉन्फ्लिक्ट बुरा भी हो सकता है। ये हम लोगों को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर कॉन्फ्लिक्ट हमें पॉजिटिव रिजल्ट दे रहा है, तो उसको हम लोग गुड कॉन्फ्लिक्ट में डालेंगे, और अगर किसी कॉन्फ्लिक्ट से हमारे अंदर नेगेटिव या नकारात्मक प्रभाव आ रहा है, तो उसे हम बैड कॉन्फ्लिक्ट में डालेंगे। अगर हम लोग अगर इसको पॉइंट वाइज समझने का कोशिश करें, तो अगर आपका कॉन्फ्लिक्ट गुड है या अच्छा आपका कॉन्फ्लिक्ट है दो लोगों के साथ, एक ग्रुप के साथ, विद इन द ग्रुप, आउटसाइड द ग्रुप, तो आप क्या करेंगे कि हमेशा प्रॉब्लम को सॉल्व करने की बात करेंगे, या जो आपका प्रॉब्लम है आप उसका सॉल्यूशन निकालेंगे। लेकिन जब आपका कॉन्फ्लिक्ट बुरा होगा, तो आप क्या कीजिएगा कि एक ग्रुप को तोड़ने का प्रयास कीजिएगा, एक दूसरे लोगों को आप डैमेज पहुंचाने का सोचिएगा। तो जब भी आपको ऐसा लगे कि आप किसी को नुकसान पहुंचाने का सोच रहे हैं, तो आपको ये समझना पड़ेगा कि वो कॉन्फ्लिक्ट बुरा है, वो कॉन्फ्लिक्ट अच्छा नहीं है। और जब भी भविष्य में आपका ध्यान केंद्रित कर रही है, तो वो कॉन्फ्लिक्ट हमेशा अच्छा होगा। लेकिन अगर आपका कॉन्फ्लिक्ट आपको आपके पास्ट नहीं दे रहा है, आपको वो आपके अतीत में जकड़ के रखा है, वो बांध के रखा है, जब गुड कॉन्फ्लिक्ट पे हम चर्चा करते हैं, तो गुड कॉन्फ्लिक्ट में हम लोगों को एक चीज समझना जरूरी है कि कॉन्फ्लिक्ट अगर अच्छा है तो हमेशा उसको पूरा होने दीजिए, और कॉन्फ्लिक्ट अगर बुरा है तो हमेशा कोशिश कीजिए कि उसका या तो सॉल्यूशन निकाले या तो उसको हम लोग रोके। जनरली होता क्या है कि हम लोग जब कॉन्फ्लिक्ट होता है तो हम लोग बिना कुछ सोचे, वो कंस्ट्रक्टिव है या डिस्ट्रक्टिव है, हम लोग उसको चाहते हैं कि इसको खत्म करें। लेकिन हमें जब डिस्ट्रक्टिव कॉन्फ्लिक्ट हो तभी हमें खत्म करने की सोचना है। लेकिन अगर कॉन्फ्लिक्ट अच्छा हो रहा है या एक अच्छा रिजल्ट लेके आएगा, तो उसको हमें कोशिश करना है कि उसे पूरा होने दें। नेक्स्ट टॉपिक जो आपका है वो टेक्निक्स टू रिजॉल्व कॉन्फ्लिक्ट है, जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है। सब लोगों को इस पे मेरे ख्याल से फोकस करना चाहिए। लेकिन उसके पहले मैं आप लोग सबसे एक कमेंट चाहूंगा कि अभी तक जो सेशन हुआ उसमें से आप अभी तक किस तरह के कॉन्फ्लिक्ट में आप लोगों को लगता है कि आप लोगों ने इंटर किया होगा? इंटरपर्सनल, इंट्रापर्सनल, यानी कि खुद के कॉन्फ्लिक्ट में आप लोग ज्यादा आपको लगता है कि परेशान रहते हैं, या दूसरे के साथ कॉन्फ्लिक्ट में ज्यादा परेशान रहते हैं? जल्दी से कमेंट कीजिएगा।
अदर। ओके, बहुत दूसरे के कॉन्फ्लिक्ट से ज्यादा परेशान है, बहुत बढ़िया। माई सेल्फ। देख लीजिए, हम लोग अब एक निष्कर्ष पे पहुंच रहे हैं कि हम लोग हर कोई एक किसी न किसी की तरह के कॉन्फ्लिक्ट में इन्वॉल्व है, वो चाहे इंटरपर्सनल हो, चाहे इंट्रापर्सनल हो, चाहे खुद के अंदर के मतभेद से परेशान हो या दूसरे के मतभेद से परेशान हो, लेकिन हर कोई कॉन्फ्लिक्ट में फंसा हुआ तो है। जब कॉन्फ्लिक्ट में हर कोई फंसा हुआ है तो उसका सॉल्यूशन कैसे मिलेगा, उसका टेक्निक क्या है जिससे उस कॉन्फ्लिक्ट को खत्म किया जा सके। तो बेसिकली यहाँ पे उन टेक्निकों की चर्चा है जो कि किसी भी तरह के कॉन्फ्लिक्ट को खत्म करने में मदद करता है। ये पहला आपका तरीका है प्रॉब्लम सॉल्विंग का, जो कि सबसे बेस्ट तरीका माना गया है किसी भी कॉन्फ्लिक्ट को खत्म करने के लिए। प्रॉब्लम सॉल्विंग बोलिए, उसको कोलैबोरेशन बोलिए, चाहे उसको कॉन्फ्रंट करना बोलिए। यानी कि अगर मान के चलिए कि मेरा किसी के साथ किसी भी तरह का कॉन्फ्लिक्ट है, तो हम क्या करेंगे, सीधा उसके पास जाकर पार्टिकुलर प्रॉब्लम का डिस्कशन करेंगे और एक बेस्ट सॉल्यूशन निकाल के लेके आएंगे। जैसे कि सपोज करते हैं कि एक ऑरेंज है, एक ऑरेंज के अंदर मान के चलते हैं कि उसका 12 टुकड़ा होगा और उसे भी 6 टुकड़ा चाहिए, मुझे भी 6 टुकड़ा चाहिए। तो हम बैठ के बात करेंगे, भैया आपको भी 6 चाहिए, मुझे भी 6 चाहिए, जो एक्चुअल प्रॉब्लम है उसको हम लोग सॉल्व आउट करें। या अगर हम एक दूसरा उदाहरण लेते हैं कि अगर किसी भी आदमी के साथ सपोज करते हैं कि मुझे स्कूल जाना है अपने मतलब कि क्लास लेने के लिए, तो मुझे मान लीजिए कि बस के साथ जाना है और स्कूल चाहती है कि मैं बस से नहीं जाऊं, मैं अपने व्हीकल से आऊं। तो हम उसको बोलेंगे कि सर देखिए ऐसा कंडीशन है कि अगर हम बस के साथ आते हैं तो मेरा फेयर हमको बचेगा, मेरा पेट्रोल खर्च कम होगा। अगर आप मेरे लिए एक अलाउंस जनरेट कर दें, यानी हर महीना आप मुझे 2000 का एक अनाउंस दे दें, तो इससे क्या होगा कि मुझे आने में कोई दिक्कत नहीं होगा। यानी कि 2 व्यक्ति बैठ के प्रॉब्लम को लेकर सॉल्यूशन कर लिया और अगर प्रॉब्लम सॉल्व आउट हो जाएगा तो वो कॉन्फ्लिक्ट आपका खत्म हो जाएगा। अच्छा, अभी मैं पहले सॉल्यूशन पे आ रहा हूं, तो इसका मतलब आप लोग ये मत समझिए कि दिस इज द ओनली सॉल्यूशन और ये तो हो ही नहीं सकता। और भी अभी हम लोग आएंगे अलग अलग टेक्निक्स के ऊपर, लेकिन पहला जो सबसे जो बेस्ट तरीका है वो है प्रॉब्लम को सॉल्व आउट करने का। हम लोग मन में हो चाहे किसी के साथ जो प्रॉब्लम है उस पर एक्चुअल डिस्कशन करें और उस डिस्कशन का हम लोग सॉल्यूशन लेके आए और उसको हम लोग सॉल्व आउट करें, पहला तरीका। दूसरा टेक्निक जो है आपका कॉन्फ्लिक्ट को सॉल्व करने का, किसी भी मतभेद को सॉल्व करने का, वो है आपको कॉम्प्रोमाइज का। आप लोग देखे होंगे कि जनरली ये सबसे ज्यादा यूज होने वाला तरीका है, टेक्निक है, जिसमें 2 पार्टी के बीच में अगर कभी भी कोई कॉन्फ्लिक्ट होता है तो हम लोग उसको कॉम्प्रोमाइज करते हैं। यानी कि थोड़ा तुम समझो, थोड़ा हम समझते हैं और उसको हम लोग क्या करते हैं कि एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग पर लेके जाते हैं। लेकिन ये जो टेक्निक है आपका कॉम्प्रोमाइजिंग का, ये 100% आपका मतलब कि प्रूव्ड टेक्निक नहीं माना गया है। क्योंकि होता क्या है कि जब हम कॉम्प्रोमाइज करते हैं तो कहीं ना कहीं अपने हमारे मन में जो ऑलरेडी एक वैल्यू बना हुआ होता है उसके साथ हम कॉम्प्रोमाइज मतलब कि हम उसके साथ कहीं ना कहीं डिसएग्री करना चालू करते हैं। तो हो सके कि ये टेम्पोररी आपको सॉल्यूशन दे दे, लेकिन लॉन्ग टर्म में आपको सॉल्यूशन नहीं देगा। आपका प्रॉब्लम जो है वो हो सकता है कि एज इट इज बना रहे। तो अगर आपके पास प्रॉब्लम सॉल्विंग से ये कॉन्फ्लिक्ट का सॉल्यूशन नहीं निकल पा रहा है तो आपका नेक्स्ट सॉल्यूशन हो सकता है कॉम्प्रोमाइजिंग। तीसरा जो टेक्निक है जो कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्व करने में सबसे ज्यादा यूज किया जाता है वो है आपका अवॉइड करना या विड्रॉ करना। जब भी 2 व्यक्ति के बीच में या 2 लोगों के बीच में, 2 ग्रुप के बीच में किसी भी तरह का कॉन्फ्लिक्ट प्रोड्यूस होता है तो जनरली होता क्या है कि एक आदमी को पता होता है कि ये मेरे लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये कॉन्फ्लिक्ट में इंटर करने से मुझे कोई फायदा नहीं होगा या इसमें इंटर करने से मुझे बहुत सारा नुकसान हो सकता है। तो वहां पे जनरली होता क्या है कि हम या तो अपने आप को विड्रॉ कर लेते हैं और हमें लगता है कि ये कॉन्फ्लिक्ट से हमें अगर बहुत ज्यादा कुछ लाभ नहीं मिल रहा है तो हम लोग इसको अवॉइड करना चालू कर देते हैं। जनरली आप देखिएगा कि कोई भी स्कूल वगैरह या कोई भी कॉलेजेस में जब कोई टीचर पढ़ा रहा होता है तो बच्चे लोग बहुत सारा बदमाशी करते रहते हैं, बहुत ज्यादा कुछ करते रहते हैं, तो वहां पे टीचर अवॉइड करता है चीजों को। वो नहीं चाहता कि अच्छा कॉन्फ्लिक्ट का मतलब केवल लड़ना नहीं होता है, वो खुद को स्ट्रेस देना भी होता है, जो हम लोग पहले भी डिस्कशन कर चुके हैं कि इंट्रा पर्सनल कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है। तो हम लोग अगर इंट्रा पर्सनल कॉन्फ्लिक्ट को भी अगर सॉल्व करना चाहें तो उसके लिए विड्रॉइंग और अवॉइडिंग जो है एक बहुत बढ़िया टेक्निक है जिसको हम लोग यूज कर सकते हैं।
जिसमें क्या होता है कि सामने वाला अगर गुस्साया हुआ है या किसी भी तरह से उसे लगता है कि वो ज्यादा गुस्सा में है और हमें बस चुप रह के भी ये काम हो सकता है, तो हम लोग उसको अवॉइड करके उसको रिजॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट आपका जो टेक्निक है किसी भी कॉन्फ्लिक्ट का, यानी कि ये वो टेक्निक है जनरली जो मतलब कि बहुत रेयर केस में यूज में आता है, और ये वो तरीका है इसमें हम लोग क्या करते हैं कि जानते हैं कि सामने वाला मतलब कि जो इशू में पढ़ना चाह रहा है, जो प्रॉब्लम के बारे में क्रिएट कीजिएगा तो आपको हम यहाँ से बाहर कर देंगे, तो ये सकते हैं। नेक्स्ट आपका जो तरीका है वो है आपका स्मूथिंग का और एकोमोडेटिंग का। जितने भी लोग यहाँ पे हैं उसमें से बहुत सारे लोग मैरिड लोग भी होंगे। ये वो बेस्ट तरीका है जब एक हस्बैंड वाइफ के प्रॉब्लम को हम लोग सॉल्व आउट कर सकते हैं। स्मूथिंग वो तरीका है जब हम लोग क्या करते हैं कि एक वो एनवायरनमेंट को, एक माहौल को क्रिएट करते हैं जब हम सामने वाले के साथ एक अच्छे बातों को रखकर, अच्छे अच्छे वर्ड को यूज करके उसके मन के नेगेटिव भावनाओं का या उसके मन के कॉन्फ्लिक्ट को खत्म करते हैं। जैसे कि अगर मान के चलिए कि अगर मुझे लगता है कि घर में कुछ अच्छा नहीं बना होगा और हम जाकर अगर इसको बोलते हैं तो कहीं ना कहीं कॉन्फ्लिक्ट प्रोड्यूस होगा, तो हम घर में जाकर बोल रहे हैं कि नहीं, खाना तो बहुत अच्छा बना हुआ, खाना तो बहुत बढ़िया बना हुआ। तो ये वो टेक्निक है जो जनरली मतलब कि देखा गया है कि ये घरेलू कॉन्फ्लिक्ट को सॉल्व करने में ये सबसे ज्यादा कारगर तरीका है कॉन्फ्लिक्ट का। आप लोग में से जो भी लोग मतलब कि कॉन्फ्लिक्ट को फेस किए होंगे, आपको क्या लगता है इसमें से पांचों में से कौन सा बेस्ट तरीका है सॉल्यूशन का? जल्दी से कमेंट कीजिएगा, पांचों में से कौन सा तरीका है जो आपको लगता है कि सॉल्यूशन सबसे ज्यादा बढ़िया दे सकता है हस्बैंड वाइफ के मामले में, हस्बैंड वाइफ के मामले में स्मूथिंग।